हाय एवरीवन, वेलकम टू द मार्कर। मेरा नाम है रितिका रानी और मैं हूँ आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। तो आज हम क्लास 12th का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो चलो इसमें हम लोग देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में हमें दो टर्म्स मिले हैं, ठीक है, इनहेरिटेंस और वेरिएशन। पहले समझेंगे ये दो टर्म्स होते क्या है। अब देखो, इनहेरिटेंस का मतलब जो भी हमको अपने पूर्वजों से मिला हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे सर के बाल, ठीक है, हमारे पूर्वजों में भी हमारे जो एंसेस्टर्स थे, जो जंगल में रहते थे, उनके भी सर पर बाल थे। हमारे दादा दादी नाना नानी उनके सबके सर पे बाल थे। मम्मी पापा हमें भी मिला हुआ है। तो वो क्या हो गया, एक इनहेरिटेड कैरेक्टर हो गया कि वो हमको इनहेरिटेंस में हमारे पुश्तैनी चीजें, ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कुछ लोगों की पुश्तैनी दौलत होती है, हमें क्या मिला है, हमें सर के बाल जो मिले हैं वो इनहेरिटेड कैरेक्टर है। तो इनहेरिटेंस मतलब द प्रोसेस ऑफ पासिंग डाउन ऑफ अ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है। इनहेरिटेंस का मतलब हम क्या समझते हैं, प्रोसेस ऑफ passing down of a character from parents to offspring। offspring मतलब बच्चे, पेरेंट्स के जो बच्चे हुए उनको हम क्या बोलेंगे, ऑफस्प्रिंग, ठीक है। अगले जनरेशन में हमारे मम्मी पापा ने हमको क्या पास डाउन किया, सर के बाल। हम अपने बच्चों को क्या आगे देंगे इनहेरिटेंस में, हमारे सर के बाल। और भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब देखो वेरिएशन क्या होता है। वेरिएशन मतलब कि जो हमको इनहेरिटेड कैरेक्टर मिला है उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होंगे। जैसे अगर मान लो किसी की दादी के जो बाल थे उनके कलर बिल्कुल घने, काले घने एकदम स्ट्रेट लंबे बाल थे। मम्मी के बाल हो गए कर्ली, हमारे बाल हो गए कर्ली, और हमारे बाल हो गए मान लो ब्राउन। तो कुछ अलग हुआ दादी से मम्मी में, मम्मी से हम में, ठीक है। तो हमारे जो बाल, सर पे बाल सबके हैं, वो क्या हो गया, इनहेरिटेड हो गया। अब बालों में डिफरेंस हो गया, दादी के बाल एकदम काले थे, घने थे, मम्मी के बाल कर्ली हो गए और ब्लैक, हमारे बाल कैसे हो गए, ब्राउन और कर्ली। तो हमारे में कुछ कुछ डिफरेंसेस आ रहे हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, वेरिएशंस। तो वेरिएशंस क्या होते हैं, डिग्री इन विच the characters differ from parents in the offspring। मतलब मम्मी पापा से जो भी हमें कैरेक्टर मिले हैं उसमें कुछ डिफरेंसेज है, कुछ डिफरेंसेस है, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएशंस। तो अब देखो हमको इस चैप्टर में पढ़ना है इनहेरिटेंस के बारे में, वेरिएशंस के बारे में, और हमें पढ़ना है कि किसने ये सारी चीजें हमें एक्सप्लेन की। तो एक साइंटिस्ट आए जिसका नाम था ग्रेगर मेंडल, ठीक है। ग्रेगर मेंडल ने हमें बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन की, हमें पूरा जेनेटिक्स का कॉन्सेप्ट दिया। इसलिए हम क्या कहते हैं, ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। ओके, तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे ग्रेगर मेंडल के बारे में पढ़ना। उन्होंने क्या काम किया, वो क्या काम कर रहे थे, कहाँ कहाँ उनको सक्सेस मिला, क्या चीजें उठाकर उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स की, क्यों वही चीज उठाया, ठीक है, सब कुछ पढ़ने वाले हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। चलो थोड़ा सा मेंडल के बारे में पढ़ लेते हैं कि मेंडल कौन थे, कब से कब तक उन्होंने काम किया। तो देखो ग्रेगर मेंडल जो थे वो एक मैथमेटिशियन भी थे और बायोलॉजिस्ट भी थे। मतलब वो मैथ्स पर भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स, मैथ्स के लिए काम करते थे, मैथ्स पर उनका बहुत अच्छा कमांड था। प्लस वो बायोलॉजी में भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते थे। तो मैथ्स और बायोलॉजी दोनों में ही माहिर थे, ठीक है। तो ग्रेगर मेंडल क्या थे, मैथमेटिशियन भी थे और बायोलॉजिस्ट भी थे।
देखो बहुत कम लोग होते हैं जिनको मैथ्स भी बहुत पसंद होता है, बायो भी बहुत पसंद होता है। अदरवाइज हम में से क्या आधे लोग तो 10th के बाद मैथ्स चूज करके चले जाते हैं, आधे लोग बायोलॉजी। अब ये जो थे ये महान साइंटिस्ट थे, इसीलिए इन्होंने इतना टफ डिस्कवरी की। भाई इनको मैथ्स भी पसंद है, इनको बायो भी पसंद है। इन्होंने बायो में बहुत सारी चीजें मैथ्स को लेकर एक्सप्लेन किया, मैथ्स यूज करके एक्सप्लेन किया। ठीक है, चलो अब मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया पी प्लांट पर, ठीक है, मटर के प्लांट पर। मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किस पे किया? पी प्लांट। कौन सा पी प्लांट? वही जो हम गार्डन में उगाते हैं, ठीक है, जो खेती होती है जिस पी प्लांट की, उसी पर एक्सपेरिमेंट किया और अपने गार्डन में ही उगाया। ठीक है, कोई बहुत अलग से जगह खेत वेत नहीं खरीदा, इन्होंने अपने गार्डन पी प्लांट एक छोटा सा जगह में मटर के प्लांट्स उगाए। अब इसका साइंटिफिक नेम याद रखना है, देखो साइंटिफिक नेम है पाइसम सटाइवम। कई बार आ जाता है कि मेंडल ने जिस प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किया उसका साइंटिफिक नेम बता दो, तो पाइसम सटाइवम। अब ये एक्सपेरिमेंट मेंडल ने कितने सालों तक किया? ऐसा नहीं कि 2 दिन एक्सपेरिमेंट लैब में बैठे, 2 दिन मटर तोड़ा कहीं से लैब में लेकर गए और एक्सपेरिमेंट करके आ गए। ये सब जो चीजें चलती है ना, 1-2 दिन की नहीं चलती, सालों लगती है इन सब एक्सपेरिमेंट्स में। और इतना बड़ा काम कर रहे थे, इनको तो कई साल लगे। मेंडल को 7 साल लगे, 7 साल तक मेंडल ने एक्सपेरिमेंट्स किया। ठीक है, तो मेंडल ने जो पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किया 1856 से 1863, कितना होता है गिन के देखो, ये टोटल 7 इयर्स, 7 साल अपने लाइफ का मेंडल ने सिर्फ पी प्लांट को दिए। इन पर एक्सपेरिमेंट किया, इनको उगाया, इनको तोड़ा, इनकी जांच पड़ताल की कैसे हैं कैसे नहीं है, इनके लिए बहुत सारे मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व किए। ठीक है, अपने बहुत दिमाग लगाया इधर उधर। 7 साल के बाद भी बहुतों को इनके एक्सपेरिमेंट समझ में नहीं आए। क्यों? क्योंकि इन्होंने मैथ्स यूज किया ना। अब बायोलॉजिस्ट को तुम बोलो कि मैथ्स में हमें बायोलॉजी का एक्सपेरिमेंट हमें मैथ्स यूज करके समझाओ, कितने लोगों को समझ में आएगा? और ये तो कब की बात हो रही है? 1800s की बात हो रही है। उस टाइम तो और भी इतना, बायोलॉजिस्ट को वैसे भी मैथ्स पसंद नहीं होते हैं। ठीक है, मैथ्स वैसे ही उतना नहीं आता हमें बायो वालों को। तो ये बायोलॉजी का चीजें मैथ्स लेकर एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे, तो बहुतों को समझ में नहीं आया। इसलिए मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स इन्होंने कर दिए। इनका पेपर पब्लिश हुआ 2 साल बाद टोटल। ठीक है, इनका पेपर 1865 के आसपास पब्लिश हुआ था। फिर भी इनको बहुत सारे लोगों को ये सब चीजें समझ नहीं आए, तो मेंडल अपना काम वाम करके बैठ गए। ठीक है, अब क्या हुआ? 35 इयर्स के बाद, 35 इयर्स के बाद कुछ 1900s में 1900s में 3 साइंटिस्ट आए। ठीक है, वो अपना अलग अलग जगह पर अलग अलग कंट्रीज में अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उनको जागरूकता हुई होगी कि भाई हम भी तो थोड़ा समझे कि ये बायोलॉजी और मैथ्स को मिलाकर कैसे एक्सपेरिमेंट किया जाता है, बायोलॉजी में हम थोड़ा मैथ्स देखें क्या होता है कैसे नहीं। तो इनको बड़ा उत्सुकता हुई कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, चलो देखते। तो 3 अलग अलग जगह से 3 अलग अलग साइंटिस्ट अपना अपना काम कर रहे थे। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने मेंडल का काम उठा के देखा। पब्लिश हो चुका था हमारे पास 1865 में, पब्लिश हो गया है। इन्होंने मेंडल का काम उठा के देखा। इन्होंने सोचा ठीक है, इन्होंने जो कर दिया है अभी तक लोगों को समझ कुछ आया नहीं है, हम एक बार रिपीट करके देख लेते हैं। यही एक्सपेरिमेंट्स मेंडल वाले इन्होंने रिपीट किए, उनको भी वैसे ही रिजल्ट मिले। अब इनको क्या, इनको समझ आने लगा कि भाई ऐसा 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 हो रहा है, और मेंडल तो सही बोल के गए थे। तो इन्होंने दुनिया को बहुत ही ईजी वर्ड्स में समझाने की कोशिश की कि भाई मेंडल जो बोल रहे थे बिल्कुल सही था, तुम लोगों को समझ नहीं आया होगा तो हम समझाते हैं। तो तब क्या हुआ? 1900s में जाके मेंडल के वर्क को रिकॉग्निशन मिला, लोगों को धीरे धीरे समझ आने लगा। तब क्या हुआ? तब फिर लोगों ने बोला कि अब इतना बड़ा काम करके ये गए हैं, तब इन्हें उपाधि दी गई फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, तो मेंडल को क्या बोला जाता है? मेंडल को बोला जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। थर्टी 35 ईयर्स तक इनका काम किसी को समझ नहीं आया, किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया, किसी ने इनको कोई क्रेडिट नहीं दिया। ठीक है, अब 35 ईयर्स के बाद ये बोल रहे हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स।
चलो ये तो हुई कहानी कि क्या हुआ था जेनेटिक्स में, मेंडल का काम इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, उनका काम किसी को समझ क्यों नहीं आया। ठीक है, हमको डिटेल में पढ़ना है कि मेंडल ने किया क्या था। हम भी उस टाइम होते तो हमें समझ नहीं आता, पर लोगों ने बिल्कुल आसान भाषा में हमें समझाया। ठीक है, कि ऐसा 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 हुआ था भाई, ये उसके रिजल्ट्स है, ये कंक्लूजन है। ठीक है, मेंडल ने ये समझाने की कोशिश की थी, तो अब हम उसको बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। ओके, चलो, तो मेंडल ने पी प्लांट को स्टडी करने के लिए उसके 7 कैरेक्टर चूज किए। ठीक है, कैरेक्टर मतलब देखो पी प्लांट है, पी प्लांट के कैरेक्टर सेलेक्ट किए, कितने? 7। कौन कौन से? एक कैरेक्टर स्टडी किया स्टेम के हाइट का, कि जो पी प्लांट का स्टेम था उसकी हाइट कैसी थी, टॉल था, डॉर्फ था। डॉर्फ मतलब बौना, ठीक है, जिस हाइट बहुत ही कम हो। तो क्या हो गए, टॉल था या फिर डॉर्फ था। फिर मेंडल ने क्या सिलेक्ट किया, फ्लावर। मेंडल ने देखा कि पी प्लांट में 2 कलर के फ्लावर दिख रहे थे हमको, अलग अलग पी प्लांट में। फ्लावर का कलर, एक कैरेक्टर हो गया हमारा स्टेम की हाइट, एक हो गया फ्लावर का कलर। तो देखो फ्लावर कलर क्या क्या थे हमारे पास एक फ्लावर वॉयलेट कलर का दिखा, उन्हें कुछ वाइट कलर के दिखे। तो फ्लावर के कलर में भी वेरिएशन था। मम्मी पापा से जो कलर इनके, देखो पी प्लांट को अपने मम्मी पापा से फ्लावर तो मिले हैं, अब उनके मम्मी के कलर जो थे फ्लावर के वाइट हो सकते थे, वॉयलेट हो सकते थे। तो उनको जो भी कलर मिला, ये क्या हो गया, वेरिएशन हो गया इनमें, कि एक फ्लावर का कलर वायलेट है, एक का वाइट है। ठीक है, तो ये वेरिएशंस आ गया कलर में। जैसे हमारे बालों में वेरिएशंस था, बाल के कलर ब्राउन थे या ब्लैक थे, कर्ली थे, स्ट्रेट थे। ठीक है, तो वैसे इनके फ्लावर में वेरिएशंस है, हाइट में वेरिएशन है, टॉल है या डॉर्फ है। और देखो फ्लावर का पोजीशन, फ्लावर का पोजीशन भी एक कैरेक्टर मिला। इसमें क्या हुआ, या तो फ्लावर एक्सियल थे या टर्मिनल थे। या तो देखो एक्सियल मतलब फ्लावर इधर इधर थे, फ्लावर इधर इधर थे। ठीक है, या तो टर्मिनल मतलब एकदम एंड पर, ये देखो यहां पर एकदम एंड पर इधर थे फ्लावर। समझ में आया? तो फ्लावर का पोजीशन भी इनको वेरिएशन दिखा, कि फ्लावर ऐसे भी हो सकते थे, ऐसे भी हो सकते थे। और क्या दिखा इनको, इनको दिखा पॉड, पॉड का शेप दिखा इनको, उसमें भी वेरिएशंस दिखे इनको। देखो पॉड या तो इन्फ्लेटेड हो सकता है या कंस्ट्रिक्टेड। पॉड मतलब मटर की जो छेमी होती है ना, जिसको हम लोग छीलते हैं और मटर के दाने निकालते हैं, वो होता है पॉड। ये होता है पॉड, इसी को तो हम लोग छीलते हैं ना। और इसके अंदर क्या होता है, मटर के दाने होते हैं। तो ये जो पॉड है, ये या तो फूला हुआ, प्रॉपर फूला हुआ होगा, या तो थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा से पिचका हुआ होगा, कहीं कहीं पर ऐसा होगा, ऐसा होगा। तो ये हो गया कंस्ट्रिक्टेड, या हो गया इन्फ्लेटेड। ठीक है, ये इन्फ्लेटेड हो गया, इन्फ्लेटेड। ये हो गया हमारा कंस्ट्रिक्टेड पॉड। पॉड का हमने क्या देख लिया, शेप। अब हमको पॉड का क्या देखना है, कलर भी दिखा इनको अलग अलग। पॉड का इनको कलर भी दिखा। पॉड में कलर क्या क्या दिखा इनको, या तो ग्रीन कलर के पॉड थे या येलो कलर के पॉड हुआ करते थे। ठीक है, ये या तो ग्रीन दिख रहे थे या तो येलो दिख रहे थे। और क्या मिला हमें, हमें दिखा सीड। ये जो दाने हम बोल रहे हैं, ये मटर के सीड, सीड का शेप। अब ये दाने बिल्कुल गोल गोल थे, एकदम प्रॉपर राउंड,
या फिर रिंकल्ड, मतलब इसमें झुर्रियां थी, ठीक है, या तो प्रॉपर राउंड थे या तो ऐसे ऐसे थोड़े 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 पिचके हुए थे। जैसे मटर के दाने अगर फ्रिज में रखो तो कुछ टाइम बाद वो ऐसा थोड़ा सा उसमें ऐसे गड्ढे टाइप आने लगते हैं, सिकुड़ जाता है, जिसको हम बोलते हैं सिकुड़ गया है, ठीक है, तो वैसे दिख रहे थे, रिंकल्ड हो गए थे। और एक दिखा इनको सीड का कलर, ये राउंड रिंकल मिटा देते हैं। सीड का कलर में अब इनको क्या दिखा, येलो, येलो कलर के थे या फिर ग्रीन। यहां देखो पॉड का कलर हमने लिखा ग्रीन और येलो, सीड का कलर भी ग्रीन और येलो था, बट हमने इधर येलो क्यों लिखा उधर ग्रीन क्यों लिखा? क्योंकि इधर आगे वाले जो भी हम कैरेक्टर लिख रहे हैं ना वो सबके सब डोमिनेंट ट्रेट्स हैं, ठीक है, ये ट्रेट्स है, ये कैरेक्टर हुए और उसके ये ट्रेट्स हुए, ये ट्रेट्स हैं दोनों। अब इधर वाले जितने भी लिखे हैं वो डोमिनेंट है और इधर वाले जितने भी लिखे हैं वो रिसेसिव है, ठीक है। डोमिनेंट रिसेसिव क्या है ये हम लोग सब पढ़ेंगे जब एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे हम लोग। ये बेसिकली मेंडल ने सेलेक्ट किया, 7 कैरेक्टर्स मेंडल ने सेलेक्ट किए, ठीक है, और उसके अलग अलग वेरिएशंस दिख रहे थे जो हमको मिल रहा है एज अ फॉर्म ऑफ ट्रेट्स, ठीक है। ये उनको दिखा कि भाई कुछ फ्लावर्स ऐसे हैं, कुछ फ्लावर्स ऐसे हैं, कुछ पॉड्स इन्फ्लेटेड है, कुछ कंस्ट्रिक्टेड है, फिर सीड का कलर सब अलग अलग है कुछ का, ठीक है। इस तरीके से मेंडल ने ये 7 कैरेक्टर टोटल, मेंडल ने इन्हीं 7 कैरेक्टर पर एक्सपेरिमेंट किया। और भी होंगे, ऐसा नहीं है और नहीं होंगे, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, ठीक है, पर मेंडल ने इन 7 चीजों को सिलेक्ट किया था। तो हमें क्या याद रखना है, इन 7 को याद रखना है, इनके कैरेक्टर्स याद रखने हैं और हमें क्या याद रखना है, डोमिनेंट और रिसेसिव। देखो याद करना बहुत आसान है, एक स्टेम का कैरेक्टर सेलेक्ट किया, 2 फ्लावर के, 2 पॉड के, 2 सीड के, ठीक है, एक स्टेम, 2 फ्लावर, 2 पॉड, 2 सीड, टोटल 7 कैरेक्टर्स हैं, याद हो जाना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कि मेंडल ने अब जब एक्सपेरिमेंट किया तो कैसे किया, क्या क्या चीजें इन्वॉल्व थी उसमें। और उसके पहले जानना जरूरी है कि पी प्लांट को ही क्यों सेलेक्ट किया। मेंडल कोई और प्लांट भी तो सेलेक्ट कर सकता था, गोभी के प्लांट सेलेक्ट कर सकता था, मूली के प्लांट सेलेक्ट कर सकता था, पर मेंडल को पी प्लांट ही क्यों पसंद आया। देखो पी प्लांट को सेलेक्ट करने के पीछे रीजंस क्या थे। पहला कि पी प्लांट जो होता है उसमें जो जीनोम होते हैं n=7 होता है, हैप्लॉइड सेट, मतलब डिप्लॉइड सेट में 14, मतलब इसके क्रोमोसोम के नंबर ना तो बहुत ही कम थे ना बहुत ही ज्यादा थे। अब वो अगर इंसानों को स्टडी करने लगता तो हमारे अंदर 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम के, 23 पेयर्स को स्टडी करने में उसकी हालत खराब हो जाती। तो ये 7 नंबर जो था, n=7 मतलब हैप्लॉइड सेट में 7 और डिप्लॉइड सेट में 14 जो होता है, ठीक है। तो पी प्लांट कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है, तो टोटल 14 क्रोमोसोम पी प्लांट के एक सेल में थे, तो मेंडल को उतना मुश्किल नहीं लगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या था, पी प्लांट का जो लाइफ साइकिल था ना वो बहुत ज्यादा नहीं था। लाइफ साइकिल इंसानों को देखो, इंसानों का लाइफ साइकिल अप्रोक्सीमेटली हम मान ले इंसानों की एज क्या होती है, 60 साल तक, 60-70 साल तक जीता है एक इंसान। अगर हम इंसानों पर स्टडी करने लगे तो कितना जनरेशन मेंडल स्टडी कर पाएगा। अगर वो खुद ही 30-35 का होगा तो एक जनरेशन को भी शायद ही पूरा स्टडी कर पाएगा, क्योंकि उसको उसके लिए खुद भी तो उसको अगले 60 साल जिंदा रहना पड़ेगा, तो वो नहीं स्टडी कर पाएगा, ठीक है। तो इस वजह से पी प्लांट को सिलेक्ट किया गया। इसका लाइफ साइकिल बहुत शॉर्ट था, कुछ ही महीने में नए जनरेशन आ सकते थे बहुत इजीली, ठीक है। पी प्लांट में नेक्स्ट क्या फायदा था, बाइसेक्सुअल था पी प्लांट, मतलब इसमें मेल पार्ट्स भी थे और फीमेल पार्ट्स भी थे। पी प्लांट में मेल पार्ट्स भी थे, फीमेल पार्ट्स भी थे। तो इससे क्या फायदा हुआ, इससे हम जब सेल्फिंग
करा सकते थे, सेल्फी नहीं, ठीक है, सेल्फिंग करा सकते थे, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, जिसको हम क्या कहते हैं, सेल्फिंग। ये फोटो खींचने वाला सेल्फी नहीं है, ये सेल्फिंग है। मतलब एक ही प्लांट है, मान लो ये एक प्लांट है, इसी में क्या है, फ्लावर, फीमेल पार्ट भी है और इसी में हमारे पास मेल पार्ट भी है। ये मान लो एक प्लांट है, ठीक है, हमें जब सेल्फ पॉलिनेशन कराना होगा तो हम इसी का मेल पार्ट उठा के इसी के फीमेल पार्ट से फर्टिलाइज करवा देंगे, दैट इज कॉल्ड सेल्फिंग। ये बहुत इजी है, क्योंकि और दूसरे प्लांट में हो सकता है ऐसा पॉसिबल ना हो, ये पी प्लांट में बहुत इजीली हो सकता था। तो ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से मेंडल ने पी प्लांट सेलेक्ट किया। ओके, नाउ अब हम देखेंगे कि एक्सपेरिमेंट क्या किया मेंडल ने, ठीक है। अब देखो मेंडल के हम एक्सपेरिमेंट स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें मेंडल ने पहले अपने एक एक्सपेरिमेंट में सिर्फ एक ही कैरेक्टर को स्टडी किया। जैसे अभी हमने पढ़ा ना, कैरेक्टर क्या था, हाइट ऑफ प्लांट। तो मेंडल ने जब स्टडी किया तो सबसे पहले क्या किया, एक कैरेक्टर को सिलेक्ट किया, मतलब हाइट ऑफ प्लांट को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अब मेंडल ने क्या उठाया, एक टॉल प्लांट उठाया और एक डॉर्फ प्लांट उठाया, ठीक है, टॉल और डॉर्फ प्लांट उठाया और उनमें करा दी क्रॉसिंग, ठीक है। देखो मेंडल का हम जब बात करते हैं एक कैरेक्टर की स्टडी को, तो हम वहां क्या बोलते हैं, वहां मेंडल ने क्या किया था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट को हम बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस या फिर वन जीन इनहेरिटेंस। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं अभी, मोनोहाइब्रिड क्रॉस या फिर वन जीन इनहेरिटेंस। ठीक है, किसने किया था एक्सपेरिमेंट, मेंडल ने किया था। अब क्या करेंगे, हम सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट करेंगे। कैसे किया, मेंडल ने तो भाई खेत में किया था, अपने गार्डन में किया, हम गार्डन में नहीं कर सकते तो हम ब्लैक बोर्ड में करेंगे। ओके, नाउ देखो मेंडल ने क्या किया, एक टॉल प्लांट उठाया, ठीक है, और एक क्या उठाया, ड्वार्फ प्लांट उठा लिया। इसको हमने क्या बोल दिया, पेरेंट्स। ये हो गए हमारे पेरेंट्स। ठीक है, अब देखो फ्लावर बाइसेक्सुअल है, तो मेंडल ने ऐसा कहीं मेंशन नहीं किया कि टॉल, मम्मी को हमने टॉल रखा या पापा को टॉल रखा। किसी को भी मम्मी मान लो, किसी को भी पापा मान लो, ठीक है। टॉल प्लांट को मम्मी मान लो, डॉर्फ को पापा मान लो, या टॉल पापा मान लो, डॉर्फ मम्मी मान लो, ठीक है। हमने क्या किया, अब इनके बच्चे करवाए। तो देखो इनके बच्चे जो थे वो हमको कैसे मिले, मेंडल ने जब क्रॉस करवाया तो इनके जो बच्चे थे वो सब के सब कैसे मिले, टॉल मिले। सब के सब बच्चे टॉल मिले, कोई भी बच्चा ड्वार्फ नहीं मिला था। इसको हम क्या कहते हैं, ये तो हमने कह दिया बच्चा, लेकिन मेंडल ने क्या बोला, F1 जनरेशन, ठीक है, F1 जनरेशन या फिर फिलियल 1 जनरेशन, फिलियल 1, इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं F1, ठीक है, F1 जनरेशन। ओके, यहां पर मेंडल ने देखा कि सब के सब बच्चे टॉल थे। अब इन टॉल प्लांट्स, जो भी टॉल बच्चे मिले, उनमें क्या करा देना है हमको, सेल्फिंग, सेल्फ पॉलिनेशन। मतलब मान लो ये जो टॉल प्लांट था, इसमें क्या थी, फीमेल, और क्या था, मेल पार्ट। इसी का मेल पार्ट और इसी के फीमेल पार्ट को हमने क्या करा दिया, फर्टिलाइजेशन यहाँ पर करा दिया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जब ऐसा कराया हमने क्रॉस, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं सेल्फिंग, सेल्फिंग, ठीक है। तो अब जब मेंडल ने ये क्रॉस कराया तो बच्चे हुए। अब जब बच्चे हुए तो बच्चे बड़े हुए, प्लांट्स बड़े हुए। तो प्लांट्स जब बड़े हुए तो मेंडल ने देखा कि यहाँ पर कुछ बच्चे तो टॉल थे और कुछ बच्चे ड्वार्फ थे, ठीक है।
यहाँ पर सब के सब टॉल थे, जबकि मम्मी पापा में से कोई एक डॉर्फ था। यहाँ पर मम्मी, इसके देखो इन बच्चों के मम्मी पापा कौन हुए, यही वाला जनरेशन हुआ। इसके मम्मी पापा में से कोई भी डॉर्फ नहीं था, फिर भी यहाँ पर जो बच्चे हुए वो कैसे हुए, वो डॉर्फ हुए। क्या रीजन था? अब मेंडल को ये चीज समझ में नहीं आई स्टार्टिंग में कि भाई कुछ टॉल हो रहे हैं, कुछ डॉर्फ हो रहे हैं, जबकि मम्मी पापा दोनों ही टॉल है, कोई डॉर्फ है ही नहीं। इसको हमने क्या बोल दिया, फिलियल टू जनरेशन या फिर F2, राइट। देखो तो मेंडल ने फिर दिमाग लगाया, उनको ये समझ आया कि कोई तो ऐसा ट्रेट रहा होगा जो कि यहाँ पर छिपा हुआ है। एक और चीज, मेंडल ने ये चीज देखा कि जो टॉल प्लांट्स यहाँ पर जितने टॉल थे, यहाँ पर भी सेम टॉल मतलब सेम हाइट था। मतलब अगर यहाँ वाले फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ऐसा कोई ये श्योर शॉर्ट कोई मेजरमेंट नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये वाले टॉल प्लांट 10 सेंटीमीटर के थे और ये वाले डॉर्फ प्लांट 2 सेंटीमीटर के थे, तो ये वाले जो टॉल प्लांट थे सब के सब 10 सेंटीमीटर टॉल थे, ठीक है। यहाँ पर कोई एवरेजिंग नहीं हुई कि ये 10 थे 2 थे तो मिलके हम एवरेजिंग कर दे रहे हैं, तो हो सकता है या तो ये 6 सेंटीमीटर के टॉल प्लांट रहे होंगे, दिख तो टॉल ही रहे हैं, इससे तो टॉल है तो हम टॉल बोल दिए। नहीं, ये वाले टॉल जितने थे उतने ही ये वाले टॉल मिले। अगर ये 10 सेंटीमीटर थे तो ये भी 10 सेंटीमीटर मिले और ये भी 10 सेंटीमीटर ही मिले, राइट। अगर ये 15 होंगे तो ये भी 15 सेंटीमीटर टॉल ही होंगे, ठीक है। तो जो टॉल थे वो इक्वल हाइट के टॉल थे, जो डॉर्फ थे वो इक्वल हाइट के डॉर्फ थे। ये नहीं कि यहाँ 2 था तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ 4 हो गया। यहाँ जो डॉर्फ प्लांट मिले वो 2 सेंटीमीटर वाले ही डॉर्फ मिले हमें। मतलब मेंडल ने बोला कि इसके मम्मी पापा में से कोई डॉर्फ था नहीं, पर बच्चों में तो डॉर्फ कैरेक्टरिस्टिक आया। इसका मतलब कुछ तो ऐसा हुआ है कि ये जो डॉर्फ वाला कैरेक्टरिस्टिक था ये इसके मम्मी पापा में कहीं छिप के बैठा हुआ है, कहीं दब के बैठा हुआ है, और ये कैरेक्टरिस्टिक उस पर हावी हो रहा है। मतलब मेंडल ने क्या बोला कि जो टॉल वाला कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या हो रहा है, हावी हो रहा है, ठीक है। किस पर हावी हो रहा है, डॉर्फ वाले कैरेक्टरिस्टिक पर। तो डॉर्फ वाला कैरेक्टरिस्टिक क्या हो रहा है, छिप के बैठ रहा है या दब जा रहा है, ठीक है। छिप जा रहा है या फिर दब जा रहा है, किससे, इससे, ठीक है। तो हमने क्या बोल दिया कि टॉल कैरेक्टरिस्टिक डॉर्फ को दबा रहा है, इसको एक्सप्रेस नहीं होने दे रहा है। तो ऐसे ट्रेट्स को हमने क्या बोला, ये जो टॉल वाला जो हावी हो जाता है इसको हमने क्या बोला, ऐसे ट्रेट्स हमने बोला डोमिनेंट, और ऐसे ट्रेट्स जो छिप कर बैठ जा रहे थे उनको हमने बोला रिसेसिव, ठीक है। मतलब कि जो भी F1 जनरेशन में टॉल आ रहा था वो किसकी वजह से आ रहा था, वो इस वजह से आ रहा था क्योंकि टॉल वाला जो ट्रेट है वो डॉर्फ वाले ट्रेट को दबा दे रहा है, एक्सप्रेस नहीं होने दे रहा है। वो बोल रहा है तुम बैठे रहो, तुमको नहीं बोलने देंगे, तुमको नहीं अब तुम्हारा काम करने देंगे, ठीक है। सारा काम टॉल वाला ट्रेट कर रहा है। तो हमको इससे क्या पता चला कि F1 जनरेशन में कोई सा भी ऑफस्प्रिंग आएगा, ठीक है, वो क्या होगा, डोमिनेंट ट्रेट होगा। हमने क्या बोल दिया, F1 जनरेशन में जो ट्रेट है वो कैसा है हमारा, डोमिनेंट है। और F2 जनरेशन में दोनों एक्सप्रेस हो रहे हैं, टॉल इज टू डॉर्फ, मतलब टॉल और डॉर्फ दोनों, ठीक है। अब मेंडल ने देखा कि यहाँ पर मान लो यहाँ पर 4 बच्चे अगर थे, ठीक है, टोटल 4 बच्चे थे, तो यहाँ पर 3 बच्चे टॉल थे और 1 बच्चा डॉर्फ था। मतलब 3 प्लांट टॉल थे और 1 प्लांट डॉर्फ था। टोटल अगर 4 बच्चे थे तो 4 प्लांट्स थे तो, ठीक है। तो इसका हमने क्या बोल दिया, इसका हमने बोल दिया रेशियो, फिनोटाइपिक रेशियो। फिनोटाइप मतलब देखो, फिनोटाइपिक रेशियो हमने क्या बोला, फिनोटाइपिक रेशियो हमने बोला 3:1। फिनोटाइप मतलब हर वो कैरेक्टरिस्टिक जो हमको आंखों से दिख रहा है, ठीक है। फिनोटाइप मतलब कैरेक्टरिस्टिक जो विजिबल है, जो हमको दिख रहा है। अब हाइट ऑफ प्लांट हमें दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि 3 प्लांट्स टॉल है, हमें दिख रहा है कि 1 प्लांट डॉर्फ है,
ठीक है, आउट ऑफ 4। ठीक है, तो हमने क्या बोल दिया, फिनोटाइपिक रेशियो 3:1। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि मेंडल का एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस ड्रॉ करो, उसके फिनोटाइपिक रेशियो बताओ, या फिर बताओ कि उसमें से कितने प्लांट्स टॉल थे। तो जब हम बोलेंगे कि कितने प्लांट्स टॉल थे, तो टॉल प्लांट्स अगर हमको लिखना होगा, तो टॉल प्लांट के बारे में अगर हमको रेशियो लिखना होगा तो हम हमेशा लिखेंगे 3/4। कभी भी सिर्फ 3 लिखकर नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, हमेशा टोटल नंबर को यहाँ पर लिखना ही है। तो 3/4 प्लांट्स हमारे टॉल थे। और अगर हमें लिखना होगा ड्वार्फ प्लांट का, कितने प्लांट ड्वार्फ थे, तो हम हमेशा लिखेंगे 1/4। ये प्रोपोर्शन हमेशा होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहां पर हमने ये तो पता कर लिया कि इसके फिनोटाइप कैसे थे। अब हमें पता करना है कि ऐसा क्यों हो रहा था, मतलब कुछ तो इनके जीन्स में कुछ होगा, कुछ क्रोमोसोम, कुछ डीएनए मटेरियल, कुछ तो होगा। बाहर से हमें दिखने में सब कुछ ऐसा जो दिख रहा है हमने बता दिया भाई। हमें अब क्या पता करना है, इसका जीनोटाइप, मतलब इसके जीन्स में क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, उसको हम कहते हैं जीनोटाइप। जीनोटाइप मतलब जो कि जीन्स में होते हैं, जो कि हमें दिखेगा नहीं। अब देखो हमने क्या बोला कि जो भी F1 जनरेशन में जो भी प्लांट्स थे उनमें कहीं ना कहीं ये डॉर्फ वाला कैरेक्टरिस्टिक छिप के बैठा है, जो कि अभी एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है पर यहाँ पर एक्सप्रेस हो गया, तो ये छिप के बैठा है। ठीक है, हमने बोला। तो जब मेंडल ने टेस्ट किया, मेंडल ने दिमाग लगाया, मेंडल ने और काम किया, तो मेंडल ने क्या किया था, सबसे पहले जब ये टॉल प्लांट लिए थे ना, तो ऐसे प्लांट लिए थे जो कि टी थे, मतलब दोनों ही डोमिनेंट वाले थे। चलो पहले हम थोड़ा सा एलील्स और जीन्स के बारे में पढ़ लेते हैं, तो जीनोटाइपिक रेशियो अच्छे से समझ में आने वाला है। ओके, देखो हमें पता है कि हमारे सेल है, हमारे पास, सबके पास सेल है, प्लांट के पास, हमारे पास, बैक्टीरिया के पास, हर किसी के पास सेल है। तो देखो मान लो कि ये एक सेल है, अंदर सेल के क्या है, न्यूक्लियस, अंदर हमारे क्या है, न्यूक्लियस के डीएनए या क्रोमोसोम्स। ठीक है, क्रोमोसोम हमने पढ़ा हुआ है भाई, 11th में हमने पढ़ा हुआ है क्रोमोसोम कैसा दिखता है। हमारा ये क्रोमोसोम हुआ, ठीक है, ये हमारा एक क्रोमोसोम हुआ। अब देखो क्रोमोसोम का ये वाले पार्ट में और ये वाले पार्ट में, क्रोमोसोम बनता किससे है, डीएनए से। इस क्रोमोसोम में पूरे में डीएनए है, ठीक है, डीएनए, क्रोमोसोम में हमारे पास क्या है, डीएनए, पूरे में डीएनए होगा। तो इस वाले पार्ट में यहां पर ये और ये, इस दोनों पार्ट में जो भी डीएनए मटेरियल होगा उसको हम क्या बोल देते हैं, जीन्स। ठीक है, उसे हम बोल देते हैं जीन्स। और यहां पर जीन्स के 2 टाइप होते हैं जिनको हमने बोला एलील्स। जीन के 2 टाइप्स होते हैं जिनको हम बोल देते हैं एलील 1, एलील 2। ठीक है, तो मान लो ये जीन है जो क्या काम कर रहा है, कुछ तो काम करेगा, जीन है, डीएनए है, कुछ तो काम कर रहा है। तो ये जीन क्या कर रहा है, प्लांट के हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्लांट का हाइट को कंट्रोल करता है ये वाला जीन। अब इस जीन में 2 ट्रेट्स होंगे, एलील 1 और एलील 2। ठीक है, अगर एलील 1 और 2 एक साथ एक्सप्रेस हो जा रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, होमोजाइगस कंडीशन, एक जैसे हैं। तो मान लो एलील 1 यहाँ पर क्या है, हम वही टॉल वाले को हम एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो यहाँ पर कैपिटल टी है, कैपिटल टी है, ठीक है, इसको हम क्या बोल देंगे, होमोजाइगस कंडीशन। मान लो यहाँ पर स्मॉल टी है, स्मॉल टी है, होमोजाइगस, होमो मतलब एक जैसा, ठीक है, होमोजाइगस कंडीशन। ये दोनों क्या कहलाएगा, होमोजाइगस। और अब मान लो यहाँ पर कैपिटल टी एक में है और एक में स्मॉल टी, किसी में भी, मतलब ये भी हो सकता है। ठीक है,
मतलब दोनों अलग अलग है, ठीक है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। इसको हम क्या बोलेंगे, हेटेरोजाइगस कंडीशन। हेटेरो मतलब अलग, इसको हम बोल देते हैं हेटेरोजाइगस कंडीशन। हमने क्या बोला, टॉल वाला जो ट्रेट था वो हावी होता था, वो डोमिनेंट था। तो जो हावी हो जाता है, डोमिनेंट हो जाता है, उसको जरूरत नहीं है कि उसके साथ ही जो होता है, जो साथी होगा वो भी उतना ही इक्वली कैपेबल होगा, ठीक है। मान लो कोई बहुत ही दबंग, बहुत ही एकदम 6 फुट टॉल इंसान है, अब उसको लड़ाई करने जाना है 4 लोगों से, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि वो अपने साथ भी एक 6 फुट टॉल वाले को लेकर जाए, उसको जरूरत नहीं है, वो अकेला काफी है सेल्फ डिफेंस के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या बोलते हैं कि अगर कभी भी ये जो डोमिनेंट वाला ट्रेट है ये अपने डोमिनेंट साथी के साथ रहे, या फिर डोमिनेंट वाला ट्रेट रिसेसिव वाले के साथ रहे, तो भी ये अपना सेल्फ डिफेंस कर सकता है, केपेबल है, इसको दूसरे की जरूरत नहीं है, अपने लिए काफी है। तो जब भी ऐसा कुछ होगा ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, इसे जो करना होगा ये करेगा, ये दब के नहीं रहेगा। तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा हमारे पास, टॉल। टॉल डोमिनेंट है तो डोमिनेंट वाला दूसरे डोमिनेंट साथी के साथ रहे या डोमिनेंट वाला दूसरे रिसेसिव साथी के साथ रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अपना काम करेगा, ये दबने वाला नहीं है, ये छिप के बैठने वालों में से नहीं है। तो ये क्या हमेशा प्लांट को टॉल बनाएगा। पर मान लो जो छिप जाता है, जो थोड़ा डर जाता है, उसको तो चाहिए कि भाई मेरे साथ कोई चलो, हम अकेले सेल्फ डिफेंस नहीं कर पाएंगे अपना, उसको एक थोड़ा सा साथ में कोई चाहिए होगा। तो अब जब मान लो ये जो रिसेसिव वाला है, ये जो थोड़ा दब जाता है, डर जाता है, छिप के बैठ जाता है, इसे क्या चाहिए होगा, इसका सेम साथी चाहिए होगा, एक उसको एक साथी चाहिए होगा, तभी वो अपना काम कर पाएगा, तभी वो एक्सप्रेस कर पाएगा जो वो चाहता है। तो मतलब ड्वार्फ प्लांट तभी बनेगा जब दोनों साथी कैसे होंगे, एक जैसे होंगे। तो हमने क्या बोला कि जब भी हेटेरोजाइगस कंडीशन हुआ या फिर होमोजाइगस डोमिनेंट हुआ, ठीक है, ये होमोजाइगस कौन सा है, डोमिनेंट, तो हमेशा प्लांट टॉल होगा, क्योंकि एक भी अगर डोमिनेंट वाला ट्रेट आ गया, ठीक है, इन दोनों को ही हम क्या बोलते हैं, एलील्स। ये जो हम एलील 1 एलील 2 लिखा हमने एक जीन का, ये क्या है, ये दोनों इस क्रोमोसोम में है, इस क्रोमोसोम में है, ठीक है। यहाँ पर हो सकता है कैपिटल टी हो, यहाँ कैपिटल टी हो सकता है, यहाँ स्मॉल टी या स्मॉल टी हो सकता है, या कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता है, तीनों में से कोई भी कंडीशन हो सकता है। पर मान लो अगर यहाँ पर एक भी कैपिटल टी होगा, हमेशा प्लांट टॉल होगा, और अगर दोनों स्मॉल टी होंगे तो ही प्लांट ड्वार्फ होगा। समझ में आया। तो सेम हमको वहां लिख देना है। तो जब भी मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था तो जो पेरेंट्स लिए थे, स्टार्टिंग के जो पेरेंट्स लिए थे, हमेशा होमोजाइगस वाले लिए थे। टॉल होंगे तो होमोजाइगस डोमिनेंट वाले टॉल होंगे, ड्वार्फ तो वैसे भी होमोजाइगस ही होता है। छोटे टी को हमेशा एक छोटा टी चाहिए ही साथ में, ठीक है। ये अपना सेल्फ डिफेंस खुद नहीं कर पाएगा तो इसको साथ ही इसका तो चाहिए। तो डॉर्फ के साथ हमेशा एक और उसका सेम स्मॉल टी हमेशा रहेगा, ठीक है। तो होमोजाइगस कंडीशन में ही डॉर्फ एक्सप्रेस हो पाएगा। अब जब हमने यहाँ पर क्रॉस बनाया, अब देखो हमको क्रॉस बनाना सीखना होगा। देखो हमें क्रॉस बनाना सीखना होगा। हम क्रॉस कैसे बनाना सीखेंगे, पुनेट स्क्वायर मेथड से। आरसी पुनेट एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने समझाया हमें कि पुनेट स्क्वायर मेथड से हम क्रॉस इजीली बना सकते हैं। थोड़ा सा उन्होंने हमारे लिए काम आसान कर दिया। मेंडल तो हमारे लिए इतना सारा मैथ्स लगा कर गए थे, मैथ्स इक्वेशंस बहुत सारा लगा कर गए थे। आरसी पुनेट आए, उन्होंने थोड़ा सा हमारा काम आसान किया। देखो कैसे बनाते हैं। हमें पता है मेंडल ने जो पेरेंट्स लिए थे वो होमोजाइगस थे, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। डोमिनेंट वाले का हमेशा पहला लेटर, जैसे यहाँ पे टॉल है ना, तो इसका टी को हम हमेशा एक्सप्रेस करेंगे डोमिनेंट वाले के लिए, और इसी का लेटर अल्फाबेट का जो स्मॉल केस होगा उसको हम यूज करेंगे रिसेसिव ट्रेट एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है। जैसे फ्लावर कलर वॉयलेट और व्हाइट था, तो हमने क्या बोला, फ्लावर कलर वॉयलेट जो था वो डोमिनेंट हुआ करता था, तो जब हम वॉयलेट लिखेंगे तो कैपिटल वी लिखेंगे, राइट। अब देखो हमको क्या करना है, क्रॉस बनाना है। क्रॉस बनाने के लिए सबसे पहले इधर लिख लो जो पेरेंट्स है, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इनके बनाओ सबसे पहले गैमीट्स। गैमीट्स मतलब जैसे ह्यूमंस में होता है ओवम और स्पर्म,
तो यहाँ पर प्लांट में प्लांट गैमीट्स बनाएंगे, प्लांट में ओवोमोस्पर्म नहीं होता है। प्लांट गैमीट्स जब हम बना रहे हैं तो हमें पता है कि जब भी गैमीट्स बनेगा एक पार्ट एक में जाएगा, दूसरा पार्ट दूसरे में जाएगा, राइट। ये दोनों एक साथ नहीं जाने वाले हैं, ठीक है। ये एक पार्ट एक में जाएगा, दूसरा दूसरे में। तो अब हमें मान लो मम्मी पापा है, कौन मम्मी है कौन पापा है हमें नहीं पता, बट हमें गैमीट्स बनाने हैं। हमने कैसे गैमीट्स बनाए, ये भी कैपिटल टी होगा, ये वाला कहीं जाएगा तो भी कैपिटल टी। तो कितने टाइप के गैमीट्स बने, यहाँ से सिर्फ एक टाइप का कैपिटल टी। गैमीट में सिर्फ एक ही टाइप का ट्रेट जा रहा है, कैपिटल टी टाइप का ही ट्रेट जा रहा है। यहाँ पर जब गैमीट बनेंगे तो कितने टाइप के ट्रेट जाएंगे, यहाँ पर भी सिर्फ एक ही टाइप का ट्रेट जाएगा, स्मॉल टी वाला ट्रेट जाएगा। अब देखो हमें कैसे करना है, हमें पुनेट स्क्वायर में क्या बनाना है, पुनेट स्क्वायर। देखो पुनेट स्क्वायर जब भी हम बनाते हैं, एक स्क्वायर बनाओ, ठीक है। यहाँ पर ऐसे लाइन खींच लो, एक साइड पापा वाले गैमीट्स लिख लो और एक साइड मम्मी वाले लिख लो। किसी को भी मम्मी किसी को भी पापा मान लो, यहाँ पर कोई स्पेसिफाइड नहीं है। तो पापा वाले गैमीट्स लिखो, मान लो कैपिटल टी लिखा हमने, और मम्मी वाला हमने मान लिया स्मॉल टी। एक ही टाइप के गैमीट्स है, अब इनको यहाँ पर कंबाइन करके लिखो कैपिटल टी स्मॉल टी। ये हो गया क्या, बच्चा, ये हो गया ऑफस्प्रिंग। तो जब जो ऑफस्प्रिंग होगा, जो F1 जनरेशन होगा, ये किसका, हमने F1 जनरेशन आया ना, ये पेरेंट्स थे, ये हमने पेरेंट्स वाले ट्रेड्स को यहाँ पर क्रॉस किया, तो ये जो बच्चा हुआ ये हमने क्या बोला था, F1 लिखा है, तो ये F1 जनरेशन। हमने क्या बोला, कैपिटल टी स्मॉल टी जब भी होगा हमेशा कैपिटल टी एक्सप्रेस करेगा, मतलब ये क्या बनाएगा प्लांट को, टॉल। क्या बन रहा है यहाँ पर प्लांट, टॉल। तो अब हम क्या बोल सकते हैं कि इसका टॉल का जो जीनोटाइप है वो कैसा है, इसका जीनोटाइप हम बोल सकते हैं इसका जीनोटाइप कैसा होगा, जीन्स में क्या होगा इसके, कैपिटल टी स्मॉल टी, सब के सब ऐसे ही होंगे। और हमें पता है प्लांट तो टॉल ही होगा क्योंकि डोमिनेंट ट्रेट ही एक्सप्रेस होने वाला है। ओके नाउ अब हमको क्या करना है, F2 जनरेशन बनाना है। चलो F2 जनरेशन बनाते हैं, इसको मिटा देते हैं। देखो सेम उसी तरीके से हम F2 जनरेशन भी बनाएंगे। अब मम्मी कौन है, कैपिटल टी स्मॉल टी, पापा कौन है, कैपिटल टी स्मॉल टी, राइट। चलो लिख लो, मम्मी भी यही पापा भी यही, राइट। एक ही प्लांट में हम सेल्फिंग करवा रहे हैं। अब इनके गैमीट्स बनाओ, कितने टाइप के गैमीट्स बनेंगे, टाइप नंबर हम नहीं बोल रहे, हम टाइप की बात कर रहे हैं। एक कैपिटल टी चला जाएगा एक में स्मॉल टी जा सकता है, दोनों तो कभी गैमीट में साथ में नहीं जाएंगे, गैमीट में हमेशा आधा जाता है, ठीक है। एन होता है गैमीट का, हैप्लॉइडी लेवल क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। तो गैमीट्स कितने टाइप के बनेंगे, कैपिटल टी या फिर स्मॉल टी, कुछ भी बन सकता है। यहाँ गैमीट्स सेम कैपिटल टी या फिर स्मॉल टी। दो टाइप के गैमीट्स मम्मी के बन गए, दो टाइप के गैमीट्स पापा के बन गए, राइट। अब हम बनाएंगे पुनेट स्क्वायर। चलो फिर से पुनेट स्क्वायर बना लो। पुनेट स्क्वायर में एक साइड लिखना है मम्मी के गैमीट्स, एक साइड लिखना है पापा के गैमीट्स। मान लो इधर हमने पापा का गैमीट्स लिख दिया, इधर हमने मम्मी का गैमीट्स लिख दिया। देखो पापा के कौन कौन से गैमीट्स है, कैपिटल टी स्मॉल टी। मम्मी के कौन से गैमीट्स है, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये कभी नहीं करना कि मान लो पापा के गैमीट्स लिख रहे तो आधे इधर नहीं, एक साइड ही लिखेंगे, जो भी लिखेंगे। इधर अगर मम्मी का लिख रहे हैं तो इधर मम्मी का ही गैमीट्स लिखेंगे, पापा के लिख रहे हैं तो पापा के ही लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कंबाइन करो, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल हमेशा पहले लिखते हैं, ठीक है, स्मॉल टी। अब देखो ये हमारे क्या बन गए, F2 जनरेशन। ये F2 जनरेशन आया, ठीक है, 4। अब देखो 4 F2 जनरेशन आए, इसमें से हमको देखना है कितने टॉल हुए। पहले हमको टॉल फिनोटाइप देख लेना है, सामने से हमको दिखने में कितने टॉल दिख रहे हैं,
कौन कौन से टॉल होंगे? जहां पर कैपिटल टी होगा हर वो प्लांट टॉल होगा। 1 2 3, कितने मिले हमको? 3 टॉल, 1 डॉर्फ। एग्जैक्टली वही तो हमने लिखा, 3 टॉल 1 डॉर्फ आ गया। अब यहाँ पर ये तो हो गया हमारा फिनोटाइपिक रेशियो। हमसे क्वेश्चन में आ सकता है F2 जनरेशन का जीनोटाइपिक रेशियो लिखो। अब हमको जब जीनोटाइप बताना होगा तो जीनोटाइप हम क्या लिखेंगे? देखो, जीनोटाइप मतलब जीन, कितने टाइप के जीन्स का कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब कितने टाइप के जीन्स बन रहे हैं। एक टाइप ये हो गया जिसमें कैपिटल टी है, कैपिटल टी है। 2 ऐसे वाले हो गए जिसमें कैपिटल टी स्मॉल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले कितने हो गए? ये एक था, ये 2 हो गए, और एक हो गया जिसमें स्मॉल टी है। अगर हम इसका रेशियो बोले तो हम क्या बोलेंगे? जीन्स के कितने टाइप के जो भी टाइप्स है उनके रेशियो बताओ, तो रेशियो क्या होगा? 1:2:1 रेशियो हो जाएगा हमारा 1:2:1। अब यहाँ पर एक और चीज पूछा जा सकता है कि हेटेरोजाइगस, कितने टाइप के हेटेरोजाइगस ऑफस्प्रिंग्स थे हमारे पास? कितने हेटेरोजाइगस थे? हेटेरोजाइगस बताओ। हेटेरोजाइगस मतलब जिसमें अलग अलग है दोनों जीन्स, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले, तो हमारे पास कितने हैं? 2 आउट ऑफ 4। हमेशा हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है, कभी भी 2 लिखकर नहीं छोड़ेंगे। 2 आउट ऑफ 4। समझ में आया? ये हो गया मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ये मेंडल ने सब काम किया था, ठीक है। अब मेंडल को इससे जो कॉन्क्लूजन्स मिले, ये जो डोमिनेंट ट्रेट, रिसेसिव ट्रेट हमने बोला, कैपिटल टी स्मॉल टी, जो हमने जो भी अभी कहानी बोली, ठीक है, ये सब कुछ मेंडल ने कंक्लूजन निकाला और उसके बेसिस पर 2 लॉज दिए, ठीक है, जिनको मेंडेलियन लॉज कहते हैं। ओके, तो मेंडेलियन लॉज जो 2 दिए वो किस पर दिए? मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर या फिर 1 जीन इनहेरिटेंस पर। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे कि मेंडल ने कौन से 2 लॉज दिए हैं, और ये एग्जाम में भी आता है तो इसको छोड़ के मत जाना। ओके, ये तो स्पेसिफिकली अच्छे से समझ के जाना क्योंकि एग्जाम में क्रॉस बनाने आएगा। ओके, चलो नेक्स्ट हमको पढ़ना है मेंडल के 2 लॉज। तो पहला लॉ जो मेंडल ने दिया उसे कहा जाता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। ओके, पहला जो लॉ मेंडल ने दिया उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब देखो मेंडल ने क्या क्या बोला। लॉ ऑफ डोमिनेंस में मेंडल ने बोला कि कोई भी जीन होता है, जीन के 2 फैक्टर्स होते हैं, जीन में 2 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। एक जीन में कोई भी कैरेक्टर, जैसे हाइट का कैरेक्टर हमने पढ़ा, हाइट के कैरेक्टर के लिए एक जीन था। जीन के क्या होते हैं? 2 फैक्टर्स, फैक्टर 1, फैक्टर 2, जिसको हमने क्या बोला था बाद में? एलील्स। तो मेंडल के टाइम पे ना मेंडल ने एलील नाम नहीं दिया था, हम लोग बाद में उसको एलील, उसको टर्म दिया गया, ठीक है। मेंडल के बहुत टाइम बाद एलील टर्म आया, तो मेंडल क्या बोलते थे? उनको फैक्टर्स बोलते थे। मेंडल एलील्स नहीं बोलते थे, हम उसको अब एलील्स बोलते हैं। तो जब भी लॉ ऑफ डोमिनेंस हम लिखेंगे तो हमेशा फैक्टर ही लिखेंगे क्योंकि मेंडल फैक्टर बोल के गए थे। देखो, एक जीन के 2 फैक्टर होते हैं, वो फैक्टर हमेशा पेयर्स में होंगे, हमेशा पेयर्स में होंगे। पेयर में कहाँ नहीं होंगे? गैमीट्स में। अगर एक इंडिविजुअल बॉडी है, कोई भी सभी नॉर्मल सेल है, उसमें हमेशा वो फैक्टर में होंगे, पेयर में होंगे। पेयर में कहाँ नहीं होंगे? गैमीट्स में नहीं होंगे। गैमीट्स में पेयर में नहीं होते क्योंकि गैमीट्स में सिर्फ एक ही सेट जाता है, ठीक है। तो मेंडल ने क्या बोला कि एक जीन होता है जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं और फैक्टर्स हमेशा पेयर में होते हैं। अब इन फैक्टर्स में से एक फैक्टर ऐसा होता है जो डोमिनेंट होता है और एक फैक्टर होता है जो रिसेसिव होता है, और डोमिनेंट वाला फैक्टर हमेशा F1 जनरेशन में दिख जाता है, रिसेसिव वाला नहीं दिखेगा, ठीक है। तो हमेशा एक फैक्टर डोमिनेंट होता है, दूसरा वाला रिसेसिव होता है, और डोमिनेंट फैक्टर हमेशा हर जनरेशन में दिखता है।
कोई सा भी जनरेशन स्किप नहीं करता है। हमने देखा पेरेंट्स में भी एक तो टॉल पेरेंट थे हमारे पास, एक तो टॉल पेरेंट था। F1 जनरेशन में सब के सब टॉल आए और F2 जनरेशन में भी 3 आउट ऑफ 4 टॉल थे। तो टॉल वाला फैक्टर ने कोई सा भी जनरेशन छोड़ा, कोई सा भी जनरेशन स्किप किया नहीं किया। जो रिसेसिव वाला फैक्टर होता है वो जनरेशन स्किप कर जाता है। रिसेसिव वाला यहाँ पर तो एब्सेंट था हमारा F1 जनरेशन में। तो मेंडल सिर्फ इतना, मेंडल 3 चीजें बोलकर गए, एक जीन में 2 फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स पेयर में एक्सप्रेस होते हैं और उनमें से एक डोमिनेंट होता है जो F1 जनरेशन में दिख जाता है हमेशा, दूसरा रिसेसिव होता है। ठीक है, खत्म। चलो नेक्स्ट लॉ मेंडल ने दिया, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमारा नेक्स्ट लॉ था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। देखो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम एक और नाम से जानते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। इनको एक और नाम से जाना जाता है, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। गैमीट्स हमारे पास क्या होते हैं, n होते हैं। हमारे नॉर्मल सेल में हमेशा 2n होता है, मतलब 2 सेट होते हैं। देखो 2n मतलब हम क्या बोलते हैं, 2n मतलब हमारे पास 44 जो क्रोमोसोम्स हमारे पास 44 क्या होंगे, नॉर्मल क्रोमोसोम्स होंगे, ऑटोसोम्स होते हैं, और एक हमारे पास क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम, 1 पेयर XX या फिर XY, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब इसको हमने क्या बोल दिया, 2n। ये ह्यूमंस की बात हो रहा है, देखो ये ह्यूमंस के लिए है। अब जब ह्यूमन में गैमीट बनता है, दैट इज ओवम या स्पर्म बनता है, तो ये आधा पार्ट ही जाएगा गैमीट में। तो ह्यूमन गैमीट जो भी बनता है वो हमेशा n होता है। n का मतलब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, कितने क्रोमोसोम्स होंगे, 22 प्लस x या फिर y, दोनों तो नहीं होगा, मेल में भी फीमेल में भी। इवन मेल गैमीट बन रहा हो तो भी एक ही जाएगा, आधा ही जाने वाला, या तो x या तो y या तो x या तो दूसरे में भी x। ठीक है, तो हमारे पास गैमीट का मतलब क्या समझ में आया, हैप्लॉइड पेयर का मतलब क्या समझ में आया, इसका आधा हो जाएगा। ये हमारे नॉर्मल सेल में रहता है, जब हम गैमीट्स बनाते हैं आधा पार्ट जाता है। तो जैसे ये हमारे पास क्रोमोसोम है, ठीक है, ये क्रोमोसोम है, तो जब नॉर्मल सेल में ये कंडीशन है, जब गैमीट बनेगा तो सिर्फ ये पार्ट जाएगा, आधा कट के ये वाला एक गैमीट में चला गया, ये वाला पार्ट दूसरा गैमीट में चला गया। ठीक है, समझ में आया। तो ये होता है। तो अब मान लो, अब हम यहाँ पर ह्यूमंस को भूल जाते हैं, अब हम आ जाते हैं थोड़ा पी प्लांट पर। चलो मान लो हम आ जाते हैं पी प्लांट पर। पी प्लांट का 2n क्या था, 2n इक्वल्स टू 14। ठीक है, माना हमने ये एक क्रोमोसोम है और ये एक है, मतलब ये क्रोमोसोम। ठीक है, अब देखो इसके जब गैमीट्स बनेंगे तो कैसा होगा, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये एक गैमीट में जा रहा है, ये एक गैमीट में जा रहा है। अब मान लो इस वाले पर हमारे पास जो जीन था वहां पर क्या था, ये वाले पोर्शन में हमारे पास था कैपिटल T, और यहाँ पर हमारे पास हुआ करता था स्मॉल t। ठीक है, एक था कैपिटल T, एक था स्मॉल t। तो जब ये गैमीट्स बनेंगे तो यहाँ पर चला गया कैपिटल T वाला पोर्शन और एक में चला गया स्मॉल t वाला पोर्शन। अब क्या ये कैपिटल T स्मॉल t को इफेक्ट कर पाएगा, क्या यहाँ पर कैपिटल T स्मॉल t को दबा पाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये अलग अलग जगह पर है, अलग अलग सेल में है, अलग अलग है, ये साथ में नहीं है। तो अब कैपिटल T स्मॉल t को कोई इफेक्ट नहीं करता है, ये दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है। ठीक है, समझ में आया। तो जब ये सेग्रीगेट हो गया, सेग्रीगेट मतलब अलग अलग होना, तो लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स क्या समझ में आया, गैमेट्स जो होंगे वो प्योर होते हैं, उनमें एक ही कैरेक्टर होता है, कोई मिक्सचर नहीं होता। ये तो जैसे फॉर एग्जांपल मिक्सचर हो गया ना, ये मिक्सचर हो गया,
एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, पर गैमेट्स जो होते हैं प्योर होंगे, या तो कैपिटल टी ही होगा या तो स्मॉल टी ही होगा। समझ में आया? और ये ब्लेंड नहीं होते हैं, ऐसा नहीं। हमने ऐसा देखा कि मान लो अगर टॉल 10 था और डॉर्फ 2 था, तो यहाँ एवरेज करके हमने 6 सेंटीमीटर हमको कोई प्लांट मिला क्या? बिल्कुल नहीं मिला। हमें जो भी प्लांट मिला या तो 10 सेंटीमीटर मिला या तो 2 मिला। हमें 6 क्या बोलते हैं, हमें कोई भी प्लांट यहाँ पर 6 सेंटीमीटर का नहीं मिला, मतलब कोई एवरेजिंग नहीं हुई, कोई ब्लेंडिंग नहीं हुई है यहाँ। समझ में आया? तो जो भी अपना अपना कैरेक्टर्स लेकर जाएंगे प्योर फॉर्म में ही लेकर जाने वाले हैं। ये हो गया है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। चलो ये हो गया, हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस कंप्लीट कर लिया है। मोनोहाइब्रिड के बाद अब हम पढ़ेंगे डाईहाइब्रिड क्रॉस, या फिर जिसको हम बोलते हैं 2 जीन इनहेरिटेंस। ओके, चलो हमने कंप्लीट कर लिया यहाँ पर 1 जीन इनहेरिटेंस या फिर मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे डाईहाइब्रिड क्रॉस। तब तक के लिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस प्रैक्टिस करना, मैथ जो भी फॉर्मूलाज है फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो ये याद होने चाहिए, और एक बार में समझ में नहीं आएगा तो वीडियो को रिपीट करके देख लेना। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आई हो, चीज़ें समझ आई हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और कमेंट्स भी कर देना। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।